हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 12 जुलाई 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है आज है संडे, तो संडे को एडिटोरियल आता नहीं है, लेकिन एक संडे को एक पेपर आता है, एक पेज आता है जिसका नाम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक का पेपर आता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। जैसे कि आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड एनालिसिस। तो गाइज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू, ये हाईलाइटेड द हिंदू पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट कर दी गई है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड जितना भी एनालिसिस है वो सारे नोट्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। आप देख सकते हैं, टाइप करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली की बेसिस पे नोट्स दिए जाते हैं विद बैकग्राउंड एनालिसिस, साथ में जिससे कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। जितने भी आपको मतलब रेडीमेड नोट्स दिए जाते हैं, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और सारी चीज़ों के फ़ायदे उठाने। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पैथोजेंस के बारे में। फिर ये GS3 से हमारा ये रिलेट करता है, ठीक है, एनवायरमेंट से। ठीक है, यहाँ पर GS भी प्रोवाइड कर दिए गए, कौन से GS पेपर से कौन सी जो लिंक होती है, कौन सी न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करना है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना ऐसे द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले अभी हम पेज नंबर 1 पे कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर जो देख लो, यहाँ पर इसका आइडिया होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स हैं वो भी यहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर थे, फाइनल ईयर थे, वो भी यहाँ पर अब हटा दिए गए हैं। अब देख सकते हो वो सेमेस्टर्स को भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी अपकमिंग्स एग्जाम थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। चलते हैं आगे आगे आते हैं हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर पे। वो हमारे लिए है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है हमारा पेज नंबर 11 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे न्यूज़ हैं, जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोविड-19 से, इसको मैं अभी इसका जो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस किया गया है इसके बारे में, इसको यहाँ पर कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, जो अभी पहला वाला आर्टिकल है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। ये टी सेल्स के बारे में, कुछ इम्यूनिटी वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के पर्पज से, यहाँ पे बायोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करेंगे, कैसे अकर हो जाती है और इंडिया में कहाँ कहाँ हैपनिंग होती है। तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ हम लोग यहाँ पर स्पीशीज़ वगैरह जो ये फाउंड करी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला, तो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही साथ यहाँ पर ये दोनों आर्टिकल को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपने पेज नंबर 11 पे आते हैं। और सबसे पहला आर्टिकल जो ये वाला आर्टिकल है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। जो हमारा नेक्स्ट पेज है वहाँ पर प्रेजेंट है ये आर्टिकल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वाला, अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट फायर देयर इफेक्ट ऑन कार्बन एमिशंस। अब यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा आर्टिकल है ये हमारा GS3 इकोनॉमी से भी रिलेट हो सकता है। ठीक है, और बताओ आप और कौन से सेक्शन में रिलेट हो सकता है। आप यहाँ पर अगर आपको डेली बेस आपके सिलेबस की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बता सकते हो। GS3 के अलावा और कहाँ पे लिंक हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ऐसे आपको से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सिलेबस भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करें ड्यूरिंग 2003 और 17 की, तो टोटल ऑफ 5,20,861 एक्टिव फॉरेस्ट फायर इवेंट्स डिटेक्ट करे गए हैं, यानी कि 5,20,861। बहुत होता है ये, इतने यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो चुके हैं, इतने इवेंट्स यहाँ पे डिटेक्ट करे गए हैं। ये हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया हमारा डेटा पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 54% ऑफ द फॉरेस्ट कवर किए गए हैं इंडिया में, वो एक ओकेजनल फायर में एक्सपोज करेगा। यानी कि जितने 54%, जितने यहाँ पर अभी देख लिए गए हमने 5,20,000, तो ये हो गए हमारे 54% जो फॉरेस्ट थे, ये सब यहाँ पर इस सिचुएशन से यहाँ पर देखते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे आगे और देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखोगे
जो ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सब में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और स्टडीज़ क्या बताती है कि जो ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ये फायर, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अभी आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा, और ये इंडिया में ही नहीं ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा कितनी तगड़ी आग लगी हुई थी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आग देखी जाती है फॉरेस्ट में लगी हुई। तो वो क्या करता है, कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देते हैं, जो हमें जैसे कि शार्प इंक्रीज हो जाता है एयर टेम्परेचर में, ठीक है। एयर टेम्परेचर में यानी कि वार्म हो जाता है पूरा हमें टेम्परेचर। साथ ही साथ यहाँ पे जो है लैंड यूज़ में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे को जब आग लग जाती है तो उस लैंड में वो खपत नहीं रह जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, लैंड यूज़ में भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, और बातें ये हो रही हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये तो हमने प्रॉब्लम्स देखी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाएगी, लेकिन अगर हम जो टीम है, टीम अगर प्लान करें कि ऐसा कुछ हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए और कुछ हम लोग ऐसी चीज़ें जो मशीन वगैरह हों, जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से इन चीज़ों को फोरकास्ट कर पाएँ कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनने वाली है, इतनी छोटी इस बात से इतनी बड़ी सिचुएशन बनने वाली है, तो हम लोग इसको आराम से निपट सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्निक्स लाई जाएं, साथ ही साथ यहाँ पर जो मशीन लर्निंग हो वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर सारी चीज़ें लाई जाएं, ताकि जो है हम लोग अच्छी तरीके से इन चीज़ों से निपट सकें, ताकि हम लोगों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई करा जाता है जो फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट और फोरकास्टिंग जो फायर लोकेशन है, ये यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, एक नीड ऑफ आर है, ठीक है। जो ये भी हमारे फॉरेस्ट फायर है या हॉटस्पॉट है, इन सबको फोरकास्ट करना कि यहाँ पर हाँ ऐसा होने वाला है, तो ये सबसे ज़्यादा नीड ऑफ आर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, तो यहाँ पर हमें स्टेप उठाना ही पड़ेगा। चलो अब इन सारी चीज़ों से हमने बात करी, इससे रिलेटेड अब हम स्टैटिक पोर्शन पर चलते हैं। स्टैटिक क्या है, यहाँ पर ही करंट अफेयर में, तो हम इसको थोड़ी बहुत बातें और अलग से जानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही आर्टिकल को किसी भी आर्टिकल ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो GS3 एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे, साथ ही साथ एक और GS से रिलेट करेंगे। आप जल्दी से बताओ। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेस्ट फायर क्या है। वाइल्ड फायर एक फायर है जो कि यहाँ पर कंबस्टिबल वेजिटेशन, यानी कि जैसा हमारा जो हमारे जंगल वगैरह होता है, फॉरेस्ट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा घने जंगल होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाते यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है, उधर वहाँ उस एरिया में ज़्यादातर देखी जाती है। 4 मेजर नेचुरल कॉजेज हैं वाइल्ड फायर के, वो हैं लाइटनिंग, जैसे कि बिजली वगैरह कड़कती है, ठीक है, स्पार्क्स हो गए, साथ ही साथ रॉक फॉल्स हो गए, जब ऊपर से चट्टान वगैरह गिरती है, ठीक है। आप चट्टान वगैरह कैसे गिरती है आप ये समझ होंगे, जब चट्टान वगैरह गिरती है तो आपस में ना पत्थरों की टक्कर होती है ना, पत्थर जब आपस में ऐसे करके दोनों को अगर टक्कर होती है तो यहाँ पर उसमें जो है स्पार्क निकलता है, ठीक है, चिंगारी से निकलती है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है। साथ ही साथ जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उससे भी लग जाती है। अगर आपसे पूछा जाए 4 मेजर नेचुरल कॉजेज़, तो आप यहाँ पर इन सारों को आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पे हैपनिंग होती है इंडिया में, कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, बल्क जहाँ पे देखा जाता है, यानी कि इकट्ठे काफ़ी ज़्यादा घने जंगल देखे जाते हैं ना, वहाँ पर देखा जाता है, खासकर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में, यानी कि जो सूखे पड़े हुए फॉरेस्ट ना, सूखे सूखे जंगल हैं, वहीं पे आग पकड़ती है। अगर पत्थर गिर रहा है, अगर गीला जंगल होगा, मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि वहाँ पे अगर बारिश वगैरह हो और वैसा हो, थोड़ा बहुत नमी हो, तो इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए होते हैं, अगर वो पत्थर वगैरह गिरता है कोई ऊपर से, उसमें चिंगारी निकलती है, तो आप देखते होगे अगर कोई भी सूखी चीज़ होगी ना, जैसे हमारी सूखी पेड़ की छाल वगैरह होती है, तो हल्की सी चिंगारी में जलने लगती है, तो वैसे ही वहाँ पर ऐसे ही एरिया में हमारे यहाँ जो है इंडिया में आग लग जाती है, ऐसे ऐसे ही जंगलों में। ऑलमोस्ट जो 70% ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में कंपोज करते हैं स्क्रब, सवेना, ग्रासलैंड, ड्राई, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि वही सूखे सूखे जंगल हैं जहाँ पर हम लोग जो इंडिया है वो 70% कवर करता है, ठीक है, सूखे जंगलों को, तो जिस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आग भी देखी जाती है। हर साल मार्च में यहाँ पर ये फॉरेस्ट में आग तो देखी जाती है, ठीक है, इंडिया में। जहाँ पर आप एरिया देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम, यहाँ सब में काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे फॉरेस्ट फायर को देखा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम वापस अपने न्यूज़पेपर पे और देखेंगे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी हम लोग इस वाले आर्टिकल की। एक कील बैक स्पॉट मिला है हम लोगों को फर्स्ट टाइम 129 साल बाद, यहाँ पे एक ऐसा स्पीशीज़ मिली है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये स्नेक है जिसे हम लोग कहते हैं कील बैक यानी जिसकी बैक जो चेक वाली होती है ना, ठीक है, चेक वाली ऐसी वाली बैक होती है सांप की, तो यहाँ पर कील बैक स्नेक मिला है, तो उसी के बारे में बात कही जा रही है और इसी के बारे में ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखो, जो टीम ने क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। 400 प्लांट नए, ठीक है, मतलब जो हमें नई नई चीज़ें मिली हैं। 270 बटरफ्लाई हो गई, 25 एम्फीबियंस हो गए, 44 रेप्टाइल्स हो गए, 239 बर्ड्स हो गई, और साथ ही साथ दो कह रहा हूँ 20 मैमल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों को कील बैक मिला है। कील बैक यहाँ पे फीमेल स्नेक है जो कि देखी गई है आसाम में। आसाम में कहाँ पर,
पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ पर देखी गई है असम में। याद रखना, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। अब मैं सबसे पहले अभी बात करूँ तो ये जो स्नेक है ये स्पॉट करा गया था 2018 में एक जूलॉजिस्ट अभिजीत दास के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें क्या हैं इन्होंने रिकॉर्ड करा, जैसे हमने अभी बात करी 400 प्लांट्स, 270 बटरफ्लाई, 66 यहाँ पर ऑर्डोनेट्स, उसके बाद 25 एम्फीबियंस, 22 रेप्टाइल, 44 रेप्टाइल्स, 239 बर्ड्स। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अभी तक जो है फाउंड कर चुके हैं। और ये जो स्नेक है यहाँ पर जो हमारा ये स्नेक है कील बैग्ड स्नेक, कील बैग, तो यहाँ पर इसका कहाँ पर मिला है हम लोग को? पोबा फॉरेस्ट में, ठीक है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में। और इसका नेम क्या है इस स्नेक का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ये स्नेक का नेम है हेबियस पेली, ठीक है, हेबियस पेली। अब इसका नाम कैसे पड़ा? नाम इसलिए इस तरीके से पड़ा कि एक यहाँ पर एक जो है फाउंडर थे जिन्होंने सबसे पहली बार फाउंड करा है, एडवर्ड पील। एडवर्ड पील आप देख सकते हो, पील से ही नाम इसका मैच कर रहा है, पीली। तो यहाँ पर जो एडवर्ड पील थे इन्होंने, जो एक ब्रिटिश टी प्लांटर थे, ये सबसे पहले इन्होंने दो स्पेसिमेन जो है इस स्नेक के, दो स्पेसिमेन स्नेक अपर आसाम से इन्होंने लिए, ठीक है। अपर आसाम में इन्होंने सबसे पहले ढूंढे दो स्नेक को, ठीक है। दो सांप किनके द्वारा ढूंढे गए सबसे पहले? वो ढूंढे गए एडवर्ड पील के द्वारा, और पील के नाम से यहाँ पर इस स्नेक का नाम भी पड़ा है। साथ ही साथ ये जो 129 साल पहले की बात है, ठीक है, 129 साल पहले की बात है। और जो ये कलेक्ट करे गए थे, इन्होंने जो दो स्पेसिमेन यहाँ पे कलेक्ट किए थे, एक स्पेसिमेन तो यहाँ पे प्रेजर्व कर दिया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, और दूसरा कर दिया कहाँ पर? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में, ठीक है। यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को बातों में, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन सबको आप, काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप नोट डाउन करके रख सकते हो। जैसे इसका नेम हो गया, किसके किसके बाद नेम पड़ा, और यहाँ पर कितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक फाउंड कर ली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, क्या? ये फर्स्ट टाइम फीमेल है, मतलब कि फर्स्ट टाइम फीमेल आसाम कील बैग है। यानी कि अभी तक जो कील बैग मिले हैं हम लोगों को, ठीक है, इस टाइप वाले कील बैग जो हैं चेकर वाले, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमें फीमेल कील बैग मिला है। अभी तक जितने मिले थे मेल मिले थे। तो अब हम लोगों के पास क्या, हम लोगों के पास एक आइडिया है कि फीमेल जो है वो किस तरीके से डिफरेंट हो सकती है मेल से। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल हो गया। अभी चलो इसके बारे में हम लोग बात ही करते हैं, किस चीज़ के बारे में, एक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पर ये स्नेक मिला है। अब पोबा रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड है आसाम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, ठीक है, आसाम में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि जो नेशनल हाईवे 15 है ये पास होता है इस रिजर्व फॉरेस्ट से। साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का। साथ ही साथ रैंडम हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, इलीगल कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। जो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, वो सबको इलीगली यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो खतरे में है। तो अभी आपसे अगर रिसेंटली आ जाए, न्यूज़ में आ जाए अगर यहाँ पर प्रोब रिजर्व फॉरेस्ट आ जाए, ठीक है, कि रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में था ये, तो आप बता देना इसके बारे में कि यहाँ पर प्रेजेंट है आसाम में, और यहाँ पर ये स्पीशी मिली है। नाउ अब चलते हैं हम लोग इस वाले आर्टिकल पे। एक अनएक्सपोज की बात हो रही है। अनएक्सपोज पीपल जो है उसके पास कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब टी सेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टी सेल्स, बी सेल्स, मैं आपको सारी कहानी बताने वाला हूँ, ये सारी बायोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे कंसेप्ट आपको आज क्लियर होने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलो अपने टेलीग्राम पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग टी सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स यहाँ पर क्या होता है, रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं पैथोजन को और उसका री एक्सपोजर। पैथोजन क्या होता है? अब यहाँ पे पैथोजन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब पैथोजन क्या होता है? जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो कॉज करी जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन होते हैं वो पैथोजन ही क्रिएट कर देते हैं बॉडी में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, वायरसेस, ये सब पैथोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो है ये एक हम लोग की बॉडी को एक जो है बीमारी में क्रिएट कर देते हैं बॉडी में। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोस्ट बैक्टीरिया जो है आर नॉट पैथोजेनिक, ज़्यादातर बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते, ठीक है। और मतलब जैसा कि आप लोग देखोगे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में काफ़ी पहले से प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी में कोई अच्छाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पैथोजेंस हैं वो हम लोग को जो है बीमार कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। जो टी सेल्स है, टी सेल्स क्या करता है, एक रैपिड रिस्पांस देता है पैथोजन को यहाँ पे लड़ने के लिए, यहाँ पर इसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा होता है। तो उसी के रिलेटेड बात हो रही है कि जो अब यहाँ पर ये मेमोरी टी सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स जो है ट्रेन करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक एंटीजेंस को। एंटीजेंस क्या होता है? एंटीजेंस भी सेम यही चीज़ होती है, जो कि ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर डिजीज क्रिएट कर देती है, ठीक है, बॉडी में क्या होती है, बीमारी क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं और साथ ही साथ जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रॉन्गर कर देता है, ठीक है। टी सेल्स इन सारी चीज़ों को पहले तो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये बॉडी में एंटर कर गया, वायरस में एंटर कर गया। तो क्या करता है मेमोरी टी सेल्स?
फास्टर हो जाता है और साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि यहाँ पर एनकाउंटर कर सके एंटीजन का, ठीक है, जो एंटीजन होते हैं यहाँ पर, जो हमारे वायरस वगैरह हो गए, इन चीज़ों से लड़ सके। तो समझ गए ना, टी सेल्स का, मेमोरी टी सेल्स का क्या काम होता है, ताकि जो हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग बना दे। अब यहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स दोनों की ही बात आती है, तो सबसे पहले मैं आपको बी सेल्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये सेल्स हैं ये मैच्योर होते हैं बोन मैरो में और प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है एंटीजेंस, यानी कि उन्हीं से, मैं आपको एंटीजेंस के बारे में भी बता ही देता हूँ, कहीं आप फिर पूछो कि एंटीजेंस के बारे में नहीं बताया। तो चलो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एंटीजन जैसे कि मैंने अभी बताया, एक हार्मफुल सब्सटेंस जो कि बॉडी में एंटर होता है, और यहाँ पर बॉडी में एंटर होने के बाद एक हार्मफुल सब्सटेंस वो एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है, ताकि एंटीजन से लड़ सके, यानी कि खुद ही जाता है बॉडी में और खुद ही एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है और एंटीबॉडी इसको मार देती है, समझे। चलो अब उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थे हम लोग, जो हमारा बी सेल होता है ये प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, ठीक है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। साथ ही साथ जो बी सेल्स होता है ये इन्वॉल्व होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स में। साथ ही साथ यहाँ पे जो बी सेल्स यहाँ पे आता है एंटीजेंस के साथ, और जो ये प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब टी सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, टी सेल्स जो है ये ऑरिजिनेट, वो तो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर ये ऑरिजिनेट होता है बोन मैरो में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये मैच्योर होता है बोन मैरो में और प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज़ में, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ में। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, और ये जो हमारे टी सेल्स क्या हैं ये ओरिजिनेट ही होते हैं बोन मैरो में और मैच्योर होते हैं थाइमस में। उसके बाद यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है, जो है हमारे टी सेल्स ये डिवाइड करे गए हैं दो टाइप में, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोक्सिक सेल्स। ये आपके काम की बात नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए। पैथोजेंस क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, वायरसेस लाइक यहाँ पर ये सारी चीज़ें, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सबको बॉडी से रिमूव करने के लिए टी सेल्स हमारा वर्क करता है। और जितनी जल्दी यहाँ पे फॉरेन एंटीजन एंटर करते हैं सेल्स में, जैसे कि टी सेल्स यहाँ पर जो है वो ट्रिगर कर देता है बी सेल को, और बी सेल जो है वो डेवलप करता है प्लाज्मा सेल्स, यानी कि जैसा भी प्लाज्मा सेल की बात हुई, जो बी सेल डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल को। तो जो बी सेल क्या करता है, जैसी कुछ बॉडी में हमारा वायरस वगैरह एंटर होता है, तो बी सेल क्या करता है, डेवलप कर देता है प्लाज्मा सेल को और एक्टिवेट कर देता है टी किलर सेल को, जो कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डिजीज वगैरह होती है उनको मार देता है। तो आपको इतनी ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो, व्हाट इज टी सेल, व्हाट इज मेमोरी टी सेल और व्हाट इज बी सेल। टी सेल आपको पता चल गया कि आपको बस खाली मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं, अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो टी सेल और बी सेल, पैथोजेंस को ये पैथोजन से लड़ता है, ये एंटीजन से लड़ता है, ठीक है। तो आप बस इतना सही। और पैथोजन एंटीजन क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एंटर होके हमें बीमार कर देते हैं। नाउ अब बात होती है जो एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये रिस्क पर है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्या, यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है कि जो कोविड-19 ये भी कहा गया था, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी जिसको हमने डिस्कस किया था, कि वो हवा से फैलने के लिए यहाँ पे संकेत करे जा रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर हवा में फैल सकता है। तो मंडे में जुलाई 6 जहाँ पर 239 साइंटिस्ट थे और 32 कंट्री से जो कि बिलोंग करते थे, इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो कोविड-19 है ये ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिट हो रहा है विया एरोजोल्स। अब एरोजोल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एरोजोल्स क्या होता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे और क्या बता रही है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया कि जो इतने जो एविडेंसेस देखे गए ये काफ़ी ज़्यादा जो इनफ हैं ये बताने के लिए जो हमारा वायरस है ये फैल रहा है एक्सहेलेशन, यानी कि सांस जो बाहर आ रही है, साथ ही साथ बोलने से, कफिंग से, और इसमें से जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलता है, हम कभी बोलते हुए अगर है ना तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छोटे छोटे, मैं भी बताऊंगा माइक्रो ड्रॉपलेट्स के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा और ये इनफ हैं इस वायरस को एक्सपोजर करने में, यानी कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी जो एरोजोल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनफ हैं, यानी कि ये पूरे मतलब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो वायरस है उसको फैला सकते हैं। तो उसकी लिए यहाँ पर आपको 3 से 6 फीट की यहाँ पर रिकमेंड करी गई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें अगर आपको यहाँ पर जो है अपने जो इन सारी चीज़ों से बच के चलना है। तो उसके बाद अब एरोजोल के बारे में पढ़ते हैं। अब एरोजोल ही यहाँ पर सारी चीज़ें फैला रहा है, तो एरोजोल के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरोजोल यहाँ पे टर्म पहले तो यूज़ करा जाता है किस चीज़ के लिए, डस्ट, मिस्ट, स्मोक के लिए, लेकिन अगर हम वायरस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये वायरस के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ करा जाता है, एरोजोल को माइक्रो ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है, 5 माइक्रॉन्स जितने होते हैं, और लेसर देन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे जितने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होता है उससे भी छोटे होते हैं। और यहाँ पे यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं जो कि फ्लोर पे गिरने के लिए, टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्रॉप टू द फ्लोर, यानी कि जो हमारे ये एरोजोल्स छोटे हैं क्योंकि ये काफ़ी हल्के हैं, जितनी भारी चीज़ होगी वो जल्दी गिरेगी ज़मीन पर, जितनी हल्की चीज़ होगी वो धीरे धीरे गिरेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे छत पे से अगर कुछ फेंकोगे आप, तो समझ लो आपने कुछ फेंका, समझ लो पत्थर फेंका, तो आप देखो बहुत तेज़ी से चले जाएगा, और आप यहाँ पे एक लीफ पत्ती फेंकते हो तो कितनी धीरे धीरे गिरेगी, है ना। तो जो स्मॉलर है माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे ज़मीन पे गिरते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर
और ज़्यादा खतरा फैल सकता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ें बात हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं अभी हम लोगों को कुछ इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत कंफर्म है, थोड़ा नहीं है। ठीक है, 50-50 है। लेकिन जब तक यहाँ पे WHO वेट कर रहा है कि जब तक हमारे पास एक रोबस्ट, एक पूरी मजबूती तरीके से एविडेंस नहीं आ जाता है, ठीक है, अपनी जो है दूरी वगैरह ये बना के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ये मेंटेन करते हुए चलें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, ये IAF है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो बाय कर रहा है इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी बन रही है, उसके लेकर बात करेंगे अभी हम लोग। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो MiG-29 यहाँ पे इसको लिया गया है। कितने रुपए का? 7,418 करोड़ रुपीज़ का। उसके साथ साथ यहाँ पे 12 SU MKIS लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें ली गई हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहली बात तो अब इस चीज़ के लिए हम बात करें कि हमें ज़रूरत क्यों है, फाइटर जेट्स की हमें नीड क्यों है। नीड इसलिए है क्योंकि जो इंडिया और चाइना है, दोनों के बीच में इतनी झड़प चल रही है। देखोगे बॉर्डर सिचुएशन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इंडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने पहले भी ऐसा काम कर चुका है, पहले भी पीछे हटने के बाद ऐसे स्टेप उठा चुका है। ठीक है, 1962 में। ठीक है, कभी रिलेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक पिछले टाइम का उस समय का न्यूज़पेपर की एक पिक्चर भी रखी है 1962 की। उसमें लिखा हुआ था कि पहले भी डिसएंगेज कर लिया था चाइना, पहले चला गया था पीछे, लेकिन वापस उसने अटैक करा था जो वॉर हुआ था 1962 में। तो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये सारे स्टेप उठा रहे हैं, अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है और यहाँ पर करना भी पड़ेगा हम लोग को। और जुलाई के एंड तक ये कहा जा रहा है जो IAF है यहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स, ये स्टार्ट कर देगा अपना फर्स्ट बैच ऑफ 36 राफेल जो कि ऑर्डर करे गए थे फ्रांस से। ठीक है, कि यहाँ पर जल्द से जल्द मंगाए जाएं, तो वो जुलाई के एंड तक आएंगे। करोड़ यहाँ पर जो इसका वर्थ कितना है, 38,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली। तो गाइज लास्ट हमारा एक आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं, जो इंडिया टाइगर सेंसस बताता है 2018 का, कि एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे जो 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडियन टाइगर एस्टिमेशन, जो यहाँ पर देखा गया है, सारे के सारे पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर एस्टिमेशन देखे हैं 2018 के, वहाँ पर 2018 में कितने काउंट करे गए? 2000, अरे यार हिंदी में तो 67 बोलना भी नहीं आता। मजाक कर रहा हूँ। 2967 टाइगर्स को यहाँ पे देखा गया है, 2018 का सेंसस बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ये 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है। ग्लोबल टाइगर, ग्लोबल हो रही है, इंडिया की नहीं बात नहीं हो रही है, नेशनल लेवल पे नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में 75% इतना है। 2967 वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिया ने यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, उसके बारे में अब यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने कैसे काउंट कैसे करे होंगे टाइगर, देखो काउंट करने के लिए ये है, कैमरा रखे गए थे, कैमरा प्लेस करे जाते हैं, तो कैमरा को जो है ये कैमरे ने ही ट्रैप करे हैं, और जो कि यहाँ पे प्लेस करे गए थे 26,848 लोकेशंस पे, और यहाँ पर 141 साइट्स पे यहाँ पे कैमरेज को प्लेस करे गए थे, ताकि इन चीज़ों को वो कैप्चर कर सके। तो गाइज यहाँ पे हो गया है हमारा द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालाइज कर लिया है हमने। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके क्लिक करके आप वहाँ पर प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलेंगे आपसे लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।